नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। एक महीने से ऊपर हो चला है फारस की खाड़ी में बर्बादी का दौर, थम नहीं रहा है। आज बात करेंगे इस युद्ध के नफे नुकसान के बारे में। ईरान पर इजराइल और अमेरिका का ज्वाइंट अटैक। सेना के लिए युद्ध है, नेता के लिए राजनीति है और कवि के लिए त्रासदी है। डिप्लोमेट के लिए एक्टिविटी है और ब्यूरोक्रेट के लिए ये प्लानिंग है। लेकिन पूंजीपति के लिए मौका है, आपदा नहीं अवसर है। मुनाफे की ऐसी मशीन जिसमें जोखिम के साथ प्रॉफिट की गारंटी है। युद्ध मुनाफे का सबसे क्रूर और निर्मम चेहरा है। युद्ध की तबाही कुछ लोगों के लिए बर्बादी नहीं, तिजोरी है और हर बुरी इकोनॉमी को एक अच्छे युद्ध का इंतजार रहता है। बुरी से बुरी मंदी का सबसे सटीक इलाज है युद्ध। और इस समय पूरी दुनिया में बम के पीछे डील चल रही है। कौन किसके साथ क्या डील कर रहा है, यही हमारी आज की स्टोरी है। If there is no deal, we are going to hit each. Maybe we're going to make a deal. Make a deal, and because they're sick people. Deal. They want to make a deal so badly. We sought repeatedly to make a deal. And hopefully we can make a deal that's good for all of us, including the Middle East. They're going to make a deal. If they're going to make a deal, then we're never going to put sick. راه شکست رو بر روی ما بسته به انتقام خون شهدای جنگ رمضان. آتش They're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. Oh, I want to make a deal. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. Why they want to make a deal? ईरान में बम चल रहे हैं, लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा है? इजराइल में मिसाइल फट रही है, लेकिन जेलेंस्की क्या कर रहे हैं? लेबनान में टैंक चढ़ रहे हैं, लेकिन पुतिन किस चीज में व्यस्त हैं? मिडिल ईस्ट के अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन फट रहे हैं, लेकिन शी जिनपिंग किस डील में लगे हैं? ईरान के मिसाइल स्टोर पर बम ही बम, लेकिन नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन कहां से कमा रहे हैं? हॉर्मुज ईरान का बंधक है, लेकिन कुछ देशों के जहाज क्यों पास हो रहे हैं? सऊदी अरब और यूएई अमेरिका से चुपचाप क्या डील कर रहे हैं? ईरान का एटॉमिक सेंटर तबाह हो रहा है, लेकिन यमन में
हूती क्या कर रहे हैं। अमेरिका बार बार बुला रहा था, लेकिन ईरान युद्ध में नाटो देश दूर क्यों खड़े हैं? ईरान से दोस्ती का दावा करने वाले चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया युद्ध को दूरबीन से क्यों देख रहे हैं? ईरान के युद्ध में कौन कौन किससे क्या डील कर रहा है? युद्ध में गोली बारूद के बीच कौन क्या कमा रहा है? ईरान की राजधानी तेहरान को पश्चिम ईरान से जोड़ने वाला एक प्रमुख ब्रिज B1 तबाह हो गया। इस पर अमेरिका ने हवाई हमला किया। युद्ध में सेना से जुड़ी चीजों को तबाह किया जाता है। ईरान इस पुल को नागरिक इस्तेमाल की चीज कहता है। हमले की तस्वीरें जब सारी दुनिया में प्रचलित हो गई तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तबाह पुल की तस्वीरें शेयर की और संदेश लिखा। ईरान का सबसे बड़ा पुल टूट चुका है, यह फिर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। अभी बहुत कुछ आने वाला है। ईरान के लिए यही वक्त है कि वो डील कर ले, इससे पहले कि देर हो जाए और ऐसा कुछ भी ना बचे जो एक देश को महान बनाने के लिए जरूरी है। उन्होंने एक ही किताब लिखी है जो कि घोस्ट राइट की गई थी, उसका नाम है द आर्ट ऑफ द डील, और वो उसमें बहुत कुछ कह चुके हैं जिसका कि उनके राष्ट्रपति पद के आने के बाद भी जो उनका व्यवहार है वो डील मेकर का रहा है। वो एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट कहलाते हैं। और ट्रांजैक्शन क्या होता है? डील होती है आज और कल के आधार पर। पूरे भविष्य की बात करना उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन उनका फोकस जो है वो एक कॉरपोरेट सीईओ की तरह से है जो कि डील करके अपनी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है। यहाँ तक कि जब यूक्रेन के राष्ट्रपति से दोबारा मुलाकात हुई थी तो आपको याद होगा उन्होंने कहा था जो पिछले हथियार हमने यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए बेचे हैं या दिए हैं उनकी एवज में आप हमें अपने खनिज पदार्थ दीजिए, अपने संसाधन दीजिए। उनको देने पर मजबूर किया। तो ये आर्ट ऑफ द डील तो उनका एक तरह से व्यक्तित्व का बाय नेम है। किस तरह से अमेरिकन आर्म्स लॉबी पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाती है या शुरू करवाती है, ये समझने की आवश्यकता है। इसमें आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स से लेकर के पॉलिसी मेकर्स तक जुड़े होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जुड़े होते हैं, अलग अलग प्रकार के इसमें लीडर्स जुड़े होते हैं। और इसमें आप देखिए कि एक कहीं ना कहीं सेना का और इन मैन्युफैक्चरर्स का इस तरह का एक गठजोड़ होता है जिसमें वो
चाहते ये हैं कि हथियारों की बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा हो, और ये तभी हो पाएगा जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा। और इसके लिए ये फिर दूसरे जो देश हैं उनको कहीं ना कहीं उकसाते हैं, जो ऐसे दूसरे प्लेयर्स हैं उनको उकसाते हैं कि वो युद्ध के लिए या कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशंस के लिए जाएं। जंग में दो तरह के कंपनियां पैसा बना रही हैं, एक डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और दूसरा तेल की कंपनियां। डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स में जैसे लॉकहीड मार्टिन है, F-35 थार्ड बनाती है, ये रेथियन है, टैमहॉक, पैट्रियट मिसाइल्स है, नॉर्थरॉप गुडमैन है, पैलेंटियर, बोइंग, ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं चूंकि दे आर मैसिवली मेकिंग मनी। उसी जगह एलबीट सिस्टम, राफेल है, आयरन डोम, डेविड स्लिंग बनाते हैं ये, क्योंकि डिफेंस बैटरीज बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। दूसरी जगह ऑयल, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से ऑयल का प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था, तो यूएस जो प्रोड्यूस करता है वो अपने बढ़े हुए प्राइसेस पे कंट्रीज को जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं मिल पा रहा है उनको बेच रहे हैं, तो दे आर मेकिंग मनी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में डील शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है। ईरान युद्ध से पहले जब दुनिया भर के खिलाफ उन्होंने टैरिफ वॉर का ऐलान किया था, तब भी वो तरह तरह से हर देश को डील की धमकी देते थे। Deal, we pretty much finalized a trade deal. No, the India deal is over. The deal was done. Close to making a deal with India. We've made a deal with the United Kingdom. We've made a deal with China. We made a deal with India, and it's a fair deal now. Pledge. It's a big deal. I think we'll have a deal with India. Didn't want to make a deal. Don Zelensky didn't want to make a deal. ट्रेड में डील की बात चर्चित है, लेकिन वॉर में डील की बात सुनते ही हैरानी होती है। ट्रंप के युद्ध मंत्री तो डंके की चोट पर कहते हैं कि अमेरिका बम पर डील करता है। We negotiate with bombs. पीट हेग्सेथ हॉक हैं। वो ईरान युद्ध के दौरान बहुत आक्रामक महसूस किए गए। उन्होंने अपने सेना के प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज, जनरल डेविड हॉडन, मेजर जनरल विलियम ग्रीन सहित दूसरे कई जनरल्स को चलते युद्ध में फायर कर दिया। युद्ध के प्रति उनकी चाहत देश के राष्ट्रपति से भी छिपी नहीं है। Pete didn't want it to be settled. It's these guys are doing a great job. That's a good attitude, though, Tom, right? They were not interested in settlement. They were interested in just winning this thing. अमेरिकन युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ को युद्ध से प्रेम है या शांति से, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अमेरिका की सेनेट में डेमोक्रेट सांसदों ने पीट हेग्सेथ से पूछा है कि क्या उन्होंने अपने वित्तीय जानकारी में सही और पूरी सूचना दी है, क्या उन्होंने पद के एथिकल नियमों का पालन किया है। इस सवाल के पीछे एक बड़े अखबार की खबर थी कि पीटर हेग्सेथ के निजी स्टॉक ब्रोकर ने ऐसी कंपनियों में निवेश करने की गुंजाइश तलाशी जो पेंटागन में युद्ध हथियारों की सप्लाई के बड़े ठेकेदार हैं। हालांकि पेंटागन और पीट हेग्सेथ ने इस दावे से साफ इनकार किया है। पूरे अमेरिका में इस डील के बारे में बहुत चर्चा है। कोविड के दौरान मेडिकल या फार्मा सेक्टर को बहुत लाभ हुआ, वैक्सीन सेक्टर को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुनाफा देखा गया। ऐसे ही युद्ध के दौरान डिफेंस सेक्टर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट करते देखा जाता है। तो ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि युद्ध जब जब होता है तो कुछ कंपनियों का मुनाफा आसमान छूने लग जाता है, परंतु यह हमेशा सत्य नहीं है, क्योंकि ज्यादातर सेक्टर्स का किसी भी अर्थव्यवस्था में युद्ध से नुकसान होता है। परंतु डिफेंस सेक्टर एक ऐसा है और कुछ हद तक मेडिकल या हॉस्पिटल सेक्टर
जिसको युद्ध से लाभ होता है। 2006 इराक युद्ध। दुनिया के इतिहास में पहली बार युद्ध का सीधा प्रसारण देखा गया था। यही वो मौका था जबकि पहली बार दुनिया ने यह देखा कि दुश्मन के मिसाइल को हवा में नष्ट किया जा सकता है। तब पैट्रियट और स्कड मिसाइल के बारे में बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन बाद में कुछ प्राइवेट रिसर्चर्स ने दावा किया कि स्कड और पैट्रियट के बारे में मिलिट्री दावे हर मौके पर सही साबित नहीं हुए थे। दावा किया गया कि हथियारों की क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। रिसर्चर ने कहा कि टीवी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीवी न्यूज में दिखाए गए हर इंटरसेप्टर को एक लाइव विज्ञापन बताया गया। यहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आइजनहावर की वो भविष्यवाणी सच होती दिखी, जिसमें उन्होंने कहा था, सरकार, सेना और हथियार निर्माता कंपनियों का गठजोड़ युद्ध को बिजनेस बना सकता है। ऐसी स्थिति में युद्ध टेस्टिंग ग्राउंड, मीडिया, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और युद्ध से पैदा हुआ डर डिमांड ड्राइवर का काम करता है। यही स्थिति ईरान के युद्ध में भी है, जबकि तरह तरह के हथियारों का शोरूम बन चुका है वो। युद्ध के दौरान पैदा हो रहे खतरों का डर कई देशों के लिए हथियार और सिस्टम खरीदने की मजबूरी बन रहा है। हथियार नहीं होंगे तो हम तीर कमान से लड़ेंगे, लेकिन हथियार अपने में अंत नहीं है। वो हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, खरीदे बेचे जाते हैं। अगर आपके पास क्षमता नहीं है उनको खरीद पाने की, तो हथियार गोदामों में रखे रहेंगे। तो इससे कई सूत्रों से इस कथानक का विकास होता है। हथियार बनते औद्योगिक देशों में हैं, जिनमें से प्रमुख अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल वगैरह हैं, और कुछ हद तक चीन भी है। लेकिन उनका ज़्यादातर इस्तेमाल कई अलग अलग देशों में होता है। ईरान युद्ध में अमेरिका बार बार अपनी सैनिक श्रेष्ठता का डंका बजा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कहते हैं कि अमेरिका और उसकी सेना से ताकतवर दुनिया में कोई नहीं। This was an original Iranian drone design. We captured it, pulled the guts out, sent it back to America, put a little Made America on it, brought it back here, and we're shooting it at the Iranians. लेकिन ईरान के ड्रोन ने महारथियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसलिए अमेरिका ने ईरान के ड्रोन शाहिद की नकल करके नया ड्रोन लूकस लो कॉस्ट अनक्रू कॉम्बैट अटैक सिस्टम तैयार किया। यह अमेरिका की मजबूरी थी, क्योंकि उसके महंगे हथियारों की बेइज्जती हो रही थी। लाखों का ड्रोन मार गिराने के लिए अरबों की मिसाइल फायर करनी पड़ रही थी, और वो मिसाइल भी अक्सर चूक जाती है। इसलिए अपनी ब्रांड वैल्यू बचाने के लिए अमेरिका ने अब ऐसे रिसर्च पर जोर दिया कि सस्ते में ड्रोन का शिकार हो सके। ड्रोन डोम सिस्टम तैयार करने में खर्च आता है 31,26,42,000 और बहुत कम पैसे में ड्रोन के शिकार का दावा करता है। ड्रोन हंटर 94,71,000 रुपए में तैयार हो जाता है और बेहद सस्ती दरों में ड्रोन को बेकार कर देता है। इंटरसेप्टर 1 करोड़ रुपए में तैयार और ड्रोन के खिलाफ मिसाइल की तरह काम करता है।
लोकस 94 करोड़ 71 लाख में तैयार और 300 रुपए में एक ड्रोन का शिकार। आयरन बीम 300 रुपए में एक ड्रोन का शिकार। यूएसएस प्रबल 300 से 1000 रुपए में एक ड्रोन का शिकार। ऐसी ही एक अमेरिकन कंपनी है टी पावर यूएस। दावा है कि इस कंपनी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटों एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की हिस्सेदारी है। यह कंपनी मिडिल ईस्ट के देशों को ड्रोन से बचने के इंटरसेप्टर बेचने की तैयारी कर रही है। Pretty much finalized a trade deal. Yeah. No, the India deal is over. Yeah, the deal was done. जंग से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है एक्सेप्ट जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। तो अब आप मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में नुकसान ही नुकसान है। जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज गल्फ कंट्रीज ऑयल एक्सपोर्ट करती थी, गैस एक्सपोर्ट करती थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अब वो कंडीशनल हो। जंग के पहले वो फ्री था, इट वाज फ्री फॉर ऑल, और अब ईरान उस पर कंट्रोल एजर्ट कर रहा है, उस पर टोल लगाने की बात चल रही है, उस पर केस बाय केस अलाउ करने की बात हो रही है, वो अनसेफ है। इन गल्फ कंट्रीज़ ने जो अपने बेसिस दिए हैं ईरान को अटैक करने के लिए, तो नेचुरल है कि ईरान उन पर रिटेलिएट कर रहा है। तो वहाँ पे काफ़ी लोग दुबई, कतर, बहरीन, काफ़ी लोग जो एक्सपैट्रिएट्स थे वो छोड़ करके भागे। इनस्टेबिलिटी आई तो वहाँ पे जो बिजनेस रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इन्वेस्टमेंट्स कम होंगे, टूरिज़्म कम होगा, तो इट्स ऑल ओवर लॉस डील। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बहुत चर्चा है। यूक्रेन खुद युद्ध में फंसा हुआ है, लेकिन उन्हें ईरान वॉर में अमेरिका ने याद किया, कहा कि ड्रोन पकड़ने वाली अपनी तकनीकी हमको भी बताओ। बदले में जेलेंस्की ने अपनी शर्तें रख दी। इसके बाद जेलेंस्की अपनी डील को लेकर मिडिल ईस्ट के कई देशों से मिलने लगे। उनकी मांग बढ़ गई। जेलेंस्की ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, कुवैत के साथ काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का समझौता किया है। बदले में यूक्रेन को मिसाइल इंटरसेप्टर तकनीक की मदद और पैसा दोनों मिलेगा। दुनिया युद्ध में गोला बारूद और विनाश देख रही है, लेकिन पर्दे के पीछे डर और ताकतवर बनाने का कारोबार चल रहा है। यूक्रेन जो है एक वेस्ट के बिहाफ पर जंग लड़ रहा है कई सालों से रशिया से। रशिया एक एग्रेसर स्टेट था और उसने शहीद ड्रोन्स जो ईरान ने उसको दिए थे बहुत ही इफ़ेक्टिव रहे हैं यूक्रेन में टारगेट करने के लिए, मिलिट्री टारगेट्स रहे हैं। और अब क्योंकि ये मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से जो पूरी दुनिया का ध्यान है वो चला गया है ईरान और मिडिल ईस्ट में, तो यूक्रेन एंड ज़ेलेंस्की इज़ काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ मिस्ड आउट। वो तो उस अपने आप को और रेलेवेंट करने के लिए और उस कैंप में और विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए वो काफ़ी बढ़ चढ़ के आ गया है कि हमारे पास शहीद जो ड्रोन है उससे डिफेंस करने की हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। तो उन्होंने वो चीज़ अप्लाई करने की कोशिश करी है अक्रॉस द मिडिल ईस्ट, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा। If there is no deal, we are going to hit each. Maybe we're going to make a deal. Make a deal because they're sick people. Deal. They want to make a deal so badly. We sought repeatedly to make a deal.
and hopefully we can make a deal that's good for all of us, including the Middle East. They're going to make a deal. If they're going to make a deal, then we're never going to put second. خداوند راه شکست رو بر روی ما بسته به انتقام خون شهدای جنگ رمضان. آتش They're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. Oh, I want to make a deal. They are begging to make a deal. No. They're begging to make a deal. Why they want to make a deal? मुनाफे का लालच युद्ध के मैदान को विज्ञापन और प्रचार के चौड़े पर्दे में बदल देता है। चीन के विचारक और नेता माओ त्से तुंग ने कहा था कि राजनीति बिना खून खराबे का युद्ध है और युद्ध खून खराबे वाली राजनीति। ईरान युद्ध में ये विचार साफ दिख रहे हैं। वॉर के पीछे डील के दावे में चीन, अमेरिका, रूस का त्रिकोण बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में एक और इतिहास रच दिया है। अमेरिका में पहली बार ऐसा वॉर बिल आया है कि सबके होश उड़ गए हैं। अमेरिकी कांग्रेस से ट्रंप ने युद्ध लड़ने के लिए 139 लाख करोड़ रुपए मांगे हैं। इसमें इतने जीरो हैं कि गिनने में जुबान लड़खड़ा जाए और एक बार में आंख पूरे जीरो न गिन पाए। ये युद्ध बिल अमेरिका के इतिहास का सबसे महंगा युद्ध बिल है। अमेरिका ने सीधा 40% की बढ़त कर दी है। यह बिल इतना ज्यादा है कि चीन, रूस, इंडिया, सऊदी अरब और इंग्लैंड के साझा डिफेंस बजट से ज्यादा है। दुनिया में इसके बाद चीन का ही डिफेंस बजट है, जो कि 46 लाख करोड़ के आसपास है। अब यहां देखिए, दुनिया में दो बड़े व्यापारिक और वैचारिक दुश्मनों का सेना और युद्ध पर खर्च टक्कर दे रहा है। ऐसी स्थिति में युद्ध की स्थिति से निपटने या युद्ध के लिए डेटरेंस बनाने में इतना पैसा बाजार में आता है कि उससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा भरा जाता है। और जब युद्ध होता है तो हथियार खत्म, जैसा कि अमेरिका और इजराइल के हथियारों के बारे में कहा जा रहा है, तो वो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। इसकी वजह से पूरी मार्केट में पहिया घूमता है, डील पर डील होती है। शायद इसीलिए बाजार के मंदी वाले सेंटीमेंट को करेक्ट करने का एक अच्छा टूल युद्ध को माना जाता है। ये युद्ध कुछ मायनों में डबल रोल प्ले करते हैं। जहां एक तरफ ये रिसेशन लेकर आते हैं, क्योंकि युद्ध के कारण से जो सर्वनाश होता है, जो नुकसान होता है, ये महंगाई को बढ़ावा देता है, चीज़ों की शॉर्टेज क्रिएट करता है। मंदी आने से लोगों की आमदनी गिरती है, नौकरियां जाती हैं, कुल मिला के अर्थव्यवस्थाएं स्लो हो जाती हैं। खासकर अगर क्रूड ऑयल जैसा कारण युद्ध का बन जाए या क्रूड ऑयल पर उसका प्रभाव पड़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ ये युद्ध मंदी के अगेंस्ट काम करते हैं, यानी कि ये बूम लेकर आते हैं उन कंपनियों के लिए जो कंपनियां युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को बनाती हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो युद्ध एक दोहरा काम करते हैं, जहां एक तरफ मंदी लेकर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स के लिए ये बूम का काम करते हैं, जिसको हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ कहते हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस की सूचनाओं का प्रमुख चेहरा कैरोलिन लेविट है। युद्ध के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या मिडिल ईस्ट के देशों से युद्ध का खर्चा वसूला जाएगा, तो उनका जवाब ऐसा था जो युद्ध में डील की फील को बहुत जगह देता है। Who's paying for the cost of this war? Will those Arab countries step up to do just that?
Well, I think it's something the president would be quite interested in calling them to do. I won't get ahead of him on that, but certainly it's an idea that I know that he has and something that I think you'll hear more from him on. राष्ट्रपति ट्रंप के बयान ईरान युद्ध में बड़े मार्केट कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं जब वो कहते हैं कि अमेरिका ईरान पर कड़ा प्रहार करेगा, युद्ध लंबा चलेगा, या फिर उन्होंने कहा कि युद्ध जल्दी खत्म होगा तो मार्केट उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. If there's no deal, we are going to hit each plants very hard and hit their oil. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. जैसे ही ट्रंप कहते हैं कि अगले 2-3 हफ्ते में ईरान पर कड़ा प्रहार करेंगे, यूएस स्टॉक फ्यूचर्स मुंह के बल गिर पड़ते हैं, तेल की कीमतें उछल जाती हैं, डिफेंस से जुड़े शेयर और संपत्तियों में उछाल आता है। जैसे ही ट्रंप ने युद्ध के जल्द खत्म होने के संकेत दिए तो कई सेक्टर के शेयर उछले और तेल में एक ही दिन में 15% तक की नरमी देखने को मिली। अब यहाँ देखें तो प्रभाव कहाँ पड़ रहा है। निगेटिव मोड में जाते हैं तो दबाव में आते हैं टेक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और बैंक इत्यादि, क्योंकि अनिश्चितता और ज्यादा खर्च मार्जिन पर असर डालता है, जबकि ऊर्जा और डिफेंस से जुड़े क्षेत्र में सेंटीमेंट अच्छा रहता है और सबसे बड़ी बात, जोखिम बढ़ता है तो अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है। इट इज वन ऑफ द रीजंस डीडॉलराइजेशन, क्योंकि सैंक्शंस की वजह जो यूएस डॉलर पेट्रो डॉलर डोमिनेटेड सिस्टम है, स्विफ्ट सिस्टम है पूरी दुनिया में, उसकी वजह से अमेरिकन सैंक्शंस, यूनिलैटरल सैंक्शंस बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो ईरान उस चीज़ को तोड़ने के लिए हमेशा से कोशिश किया। उसने इंडिया से जो ट्रेड किया वो रुपीज़ में किया, चाइनीज़ युआन में किया, और अभी अटैक के बाद से जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया है तो ईरान ने एक शर्त रखी है कि वो अब डॉलर में डील नहीं करेगा। दे आर गोइंग टू डील इन युआन। आप चाइनीज़ युआन में पैसा दीजिए, आप एक तरह से टोल पे कीजिए और आप जाइए। युद्ध बाजार को कैसे कंट्रोल करता है, इसको समझने के लिए आपको एक उदाहरण देते हैं। एक धातु होती है टंगस्टन। ये भारी तापमान को बर्दाश्त कर सकती है। इसका इस्तेमाल मिसाइल, लड़ाकू विमान के इंजन, सेमीकंडक्टर और दूसरे रक्षा औजारों में होता है। इसी मौके पर चीन ने भी इसकी सप्लाई मार्केट में कंट्रोल बढ़ा दिया है। इसकी वजह से टंगस्टन के दाम बढ़ गए। अब ऐसे वक्त में टंगस्टन डील की बड़ी वजह बनकर उभरेगा। जिन देशों के पास टंगस्टन होगा वो अमेरिका के संपर्क में आएंगे या अमेरिका उनके संपर्क में आएगा। युद्ध अभी जारी है और उसको सिर्फ 5 हफ्ते ही आज पूरे हुए हैं, तो इसमें जो भी निष्कर्ष हम निकालेंगे, किस देश का भला हुआ, किस देश का बुरा हुआ, वो आज की तारीख में होगा। जहाँ तक रूस का सवाल है, उसको फ़ायदा हुआ है क्योंकि पहले उस पर जो तेल को लेकर के प्रतिबंध थे, उन प्रतिबंधों में अमेरिका को ढील देनी पड़ी है। भारत को जैसे 1 महीने के अंदर अंदर रूस से तेल खरीदने की कोट अनकोट अनुमति दी गई है। तो इससे, और तेल के दाम भी बढ़े हैं। तेल के दाम बढ़ने से रूस को ज़्यादा तेल ज़्यादा अच्छे दामों पर, मुनाफे पर बेचने का अवसर मिला है। जहाँ तक चीन का सवाल है, उसका समीकरण कुछ जटिल है। एक ओर तो चीन को ईरान से तेल प्राप्ति में सुविधा हो रही है
क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चीन के जहाज़ों का आना जाना ईरान ने उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। दूसरी ओर ईरान अपने जहाज़ों से भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल चीन को भेजता है। 90% जो तेल ईरान बेचता था पिछले सालों में अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद वो चीन को जाता था, और अब चीन और बड़ा ग्राहक बन गया है। इसके लिए उसके जहाज़ों को और ईरान के जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर प्रतिबंधों से कोई वास्ता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो इससे उसका लाभ हुआ। दूसरी ओर चीन और रूस दोनों का ईरान के साथ अच्छा संबंध है, और वे ये चाहेंगे कि ईरान अगर अपने पैरों पर खड़ा रहता है और ईरान का अस्तित्व इसी तरह से जारी रहता है, तो वो बाद में उनको अपना समर्थन करने के लिए उनके एहसान से दबेगा और उनसे हथियार या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेगा। तो इससे चीन और रूस का परोक्ष रूप से फायदा होने वाला है। अमेरिका में 2023 के बाद नौकरी की भर्तियां सबसे ज्यादा जोरों से हो रही हैं। बेरोजगारी की दर घटी है। 4.4% की जगह अप्रैल महीने में 4.3 हो गई। युद्ध कुछ मायनों में डबल रोल प्ले करते हैं, जहां एक तरफ ये रिसेशन लेकर आते हैं, क्योंकि युद्ध के कारण से जो सर्वनाश होता है, जो नुकसान होता है, ये महंगाई को बढ़ावा देता है, चीज़ों की शॉर्टेज क्रिएट करता है। मंदी आने से लोगों की आमदनी गिरती है, नौकरियां जाती हैं, कुल मिला के अर्थव्यवस्थाएं स्लो हो जाती हैं, खासकर अगर क्रूड ऑयल जैसा कारण युद्ध का बन जाए या क्रूड ऑयल पर उसका प्रभाव पड़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ ये युद्ध मंदी के अगेंस्ट काम करते हैं, यानी कि ये बूम लेकर आते हैं उन कंपनियों के लिए जो कंपनियां युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को बनाती हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो युद्ध एक दोहरा काम करते हैं, जहां एक तरफ मंदी लेकर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स के लिए ये बूम का काम करते हैं, जिसको हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ कहते हैं। अमेरिका और दुनिया के बाजारों में हलचल है। जो चीज पेट्रोलियम की मदद से चलती है, गैस की मदद से चलती है, वहां डील की नेचुरल गुंजाइश है। लेकिन इस मौके का इस्तेमाल करके दुनिया के ताकतवर देश अपने अन्य समीकरण भी साधते हुए नजर आ रहे हैं। युद्ध सैनिक साजो सामान का नेचुरल बाजार बनाता है, लेकिन उससे अलग जो सेक्टर हैं, वहां भी युद्ध की वजह से डील हो रही है। इसमें वो सेक्टर प्रमुख हैं जहां पर एनर्जी के लिए ट्रंप और पेट्रोलियम जरूरी नहीं है। चीन का दावा है कि उसने मिडिल ईस्ट पर अपनी पेट्रोलियम निर्भरता को बहुत कम कर लिया है, अपना घरेलू उत्पादन बढ़ा लिया है, जो कि कुल आयात का 40% है। चीन ने लगातार इलेक्ट्रिक ऊर्जा पर जोर दिया है। वो ईवी क्रांति का बादशाह है। इसकी वजह से पेट्रोलियम पर निर्भरता घटी है, लेकिन यही वो कारण है जिसकी वजह से अमेरिका और चीन में लड़ाई छिड़ी। चीन पेट्रोलियम के बाद की दुनिया में ऊर्जा का रेगुलेटर बनने की कोशिश में लगा है। अमेरिका इस बात को समझता है, लेकिन अब तमाम कोशिशों के बावजूद वो चीन के स्ट्रॉन्ग होल्ड को कम नहीं कर पा रहा। इसलिए दो बातें हो रही हैं। अमेरिका हर जगह चीन की बढ़त को घटा रहा है। अमेरिका का सारा जोर इस बात पर है कि जब तक पेट्रोलियम ऊर्जा का बड़ा स्रोत है, तब तक चीन को उससे दूर रखे और उसकी प्रगति को कमजोर करे। जबकि चीन के एडवांस ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जहां वो बिना लड़ाई लड़े अमेरिका के हथियारों की संख्या घटा रहा है, अमेरिका का खर्च बढ़ा रहा है, और सबसे ज्यादा ये कि चीन हर संभव इस कोशिश में है कि विदेशी व्यापार कम से कम डॉलर में हो।
जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को कंट्रोल कर पाएगा उसके हाथ में नकेल होगी 20% जो खनिज तेल और 20% गैस जो कि समुद्र के रास्ते विदेश भेजी जाती है। जहाँ तक चीन का सवाल है, चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल का आयातक है। और जहाँ तक रूस का सवाल है, दूसरी ओर रूस अमेरिका के बाद तीसरे नंबर का तेल का निर्यातक है और गैस का भी निर्यातक है। दोनों ही जो चोक पॉइंट हैं उन पर अमेरिका का किसी तरह से दबदबा होने का मैं अभी तो कोई ऐसा आसार देख नहीं पा रहा हूँ। तो चीन ने दुनिया में अपना दखल बढ़ाने के लिए वन रोड वन बेल्ट प्रोग्राम शुरू किया था। इसे एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक अमेरिका के खिलाफ बड़ी चुनौती की तरह देखा गया। चीन ने इसमें शामिल सदस्यों से बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन जैसे ही हॉर्मूज तेल संकट हुआ, चीन के बारे में दावा किया गया कि उसने अपने पड़ोसियों को टके सा जवाब दे दिया। मतलब जो डील थी वो कमजोर पड़ी, लेकिन हॉर्मूज के रास्ते चीन का तेल कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा। ईरान ने पहले दिन से चीन को हर तरह के प्रतिबंध से दूर रखा, जैसे कि भारत के गैस के टैंकरों की आवाजाही रुक रुक कर चलती है। इस मौके पर भारत में चीन के राजदूत ने कहा कि हॉर्मूज में भारत और चीन को मिली सुविधा उनकी कोशिश का अंजाम है, इसके लिए किसी और ने कुछ नहीं किया। मतलब भारत और ईरान की डील पक्की थी, चीन और ईरान की डील पक्की थी। चीन ने निश्चित तौर पर, यदि आप उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को देखें और पश्चिम एशिया क्षेत्र में आप जाएं तो ईरान, इराक, यूएई, सऊदी, इन तमाम देशों के साथ में चीन के कनेक्ट्स रहे हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखें, रिश्तों की दृष्टि से देखें तो पश्चिमी एशिया में संघर्ष के बाद से खाड़ी देशों का साथ हमें बिल्कुल छोड़ता हुआ नजर आता है चीन। लेकिन इसका कारण समझे, इसका कारण ये है कि चीन ईरान को कहीं ना कहीं सहायता पहुंचा रहा है। ईरान का एक बड़ा अलाय है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में ब्लैक में तेल और गैस ईरान चीन को भेजता आ रहा है। अमेरिका में कंजम्पशन, टेक्नोलॉजी, इन सब सेक्टर्स के ऊपर काफ़ी जोर है और काफ़ी इनका योगदान है। वहीं दूसरी तरफ जब युद्ध होता है तो ऐसा देखा जाता है कि अमेरिका की जो डिफेंस कंपनीज हैं उनके पास डिफेंस रिलेटेड ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। और देखा गया कि नेटो और उनके अलाइज ने अमेरिका से बहुत सारा डिफेंस का सामान खरीदा, खासकर रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद। उससे पहले भी जब जब युद्ध हुए हैं अमेरिका के डिफेंस कंपनियों में सेल्स की बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये तो नहीं कह सकते कि अमेरिका युद्ध से कमाता है या विवाद से कमाता है, परंतु हाँ, कुछ सेक्टर्स जरूर अमेरिका में युद्ध से फायदा उठाते हैं। हम सबको अच्छी तरह से याद है कि अमेरिका ने ईरान युद्ध से पहले दुनिया के साथ टैरिफ वॉर का ऐलान कर दिया था। वो हर देश पर चुन चुनकर अपने टैरिफ मिसाइल मार रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने यूरोप के देशों को भी खूब निशाना बनाया। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड को नाम लेकर अच्छी डील लाने की चुनौती दी। Reciprocal tariffs kick in. And we're working hard to get it back. The American dream is surging bigger and better than ever before. इसके बाद ही ईरान से युद्ध शुरू हो, तो जब हॉर्मूज पर समुद्र में माइन हटाने के लिए ट्रंप ने अपने यूरोप के देशों से मदद मांगी तो सबने टके सा जवाब दे दिया। ट्रंप बहुत नाराज हो गए। उन्होंने यूरोप और इंग्लैंड के साथ अपने रिश्तों की डील पर फिर से विचार करने की धमकी दी। यूरोप के जो देश हैं, अब यूरोपियन यूनियन के सदस्यों के रूप में देख लीजिए या नाटो के सदस्यों के रूप में देखिए, उनकी अमेरिका से दूरी बढ़ती जा रही है। पश्चिमी एशिया में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। जो संघर्ष चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच, ट्रंप इस बात से बहुत नाराज भी हैं। और इसके पीछे हम देखें पिछले कुछ समय में जिस तरह से ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों को लेकर के जैसे बयानबाजी की, डावोस में जो कुछ भी किया, उसके बाद से लगातार मैं ये शिफ्ट देख रही थी कि यूरोप के जो देश हैं वो एक दूसरा ट्रस्टेड पार्टनर तलाश कर रहे हैं। वो पार्टनर उन्हें कहीं ना कहीं भारत के रूप में मिला। हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। तभी हमारे साथ मदर ऑफ ऑल डील्स साइन की और अमेरिका से कहीं ना कहीं शिफ्ट कर रहे हैं। और इसके बाद न सिर्फ आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर की पॉलिटिक्स की दृष्टि से देखें, एक ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे आता हुआ दिखाई पड़ता है।
ईरान के युद्ध के दौरान ही ट्रंप ने सैनिक संगठन नेटो पर दबाव बनाया था कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध में उनकी मदद करे, लेकिन नेटो ने संगठन का संविधान दिखा दिया जिसमें लिखा है कि जब सदस्य देशों पर खतरा होगा तभी मदद करेंगे। जबकि ये बात तब नहीं कही जाती जबकि रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद में अमेरिका और नेटो के सदस्य देश तन मन धन से लगे दिखाई देते हैं। जब नेटो का निर्माण रूस के खिलाफ हुआ है और यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, वहां नेटो के देशों की एक्टिविटी का केवल एक आधार है, वो है अमेरिका। लेकिन ईरान के साथ युद्ध में ये समीकरण नहीं बना। क्या इसके पीछे ट्रंप की टैरिफ डील की कसक है और ये भविष्य में कोई नया आर्थिक समीकरण जन्म देने वाली है? ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको दुनिया की क्रिटिकल एनर्जी लाइफलाइन भी माना जाता है, को चोक करके पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि आज की दुनिया में शक्ति की परिभाषा हम मिलिट्री या टेरिटोरियल पावर से या सिर्फ सॉफ्ट पावर से नहीं देख सकते हैं। एक स्ट्रेटेजिकली हमें देखना आवश्यक है कि ये तमाम इस तरह की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, जिसमें ये अलग अलग भौगोलिक स्थितियां भी मैटर करती हैं, टेक्नोलॉजी मैटर करती है, इनके माध्यम से या कोई एसिमेट्रिक तरीका, तो जैसे कि साइबर वॉरफेयर या इस प्रकार की स्थितियां, तो इनके माध्यम से किस तरह से वैश्विक राजनीति में एक भूचाल लाया जा सकता है और किस तरह से अलग अलग देशों के लिए और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल साबित हो सकते हैं। एक जो हम बूट्स ऑन ग्राउंड पे पहले युद्ध लड़ते थे, ये उससे बहुत आगे हम बढ़ चुके हैं और ईरान ने यही पूरी दुनिया को संदेश दिया। ईरान युद्ध के बाद चीन से आगे जापान और साउथ कोरिया ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है, जबकि सब जानते हैं कि इन दोनों की रक्षा का ठेका अमेरिका के पास है। ऐसी स्थिति में डिफेंस की डील का नया बाजार खुल रहा है। वो फलेगा फूलेगा क्योंकि चीन और रूस के साथ ही नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के खिलाफ ताल ठोक दी। माना जाता है कि ईरान की मिसाइलों के पीछे भी नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की मशीनी ताकत है। अमेरिका ने जो यूनिलेटरल अटैक किया, अमेरिका इजराइल ने ईरान पर, और जो दुनिया के सारे इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स एंड रूल्स थे, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स थे, इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल सिस्टम था, सबकी धज्जियां उड़ा दी। तो इससे एक बहुत नेचुरल है कि चाइना भी इम्बोल्डन होता है और हो सकता है। और दूसरा रीज़न ये है कि चाइनीज़ जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो नेविगेशन सिस्टम है, वो बहुत इफ़ेक्टिव रहा है ईरान में, और जो भी असिस्टेंस दे रहा है। तो अब जब क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर और रूल टूटता है तो वो दुनिया एक एनार्की वाली सोसाइटी हो जाती है। तो उसमें चाइना भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है ताइवान के लिए, और ताइवान के एक्सटेंशन में आपका जापान और कोरिया भी आता है, साउथ चाइना सी है, नेविगेशन का थ्रेट है, फ्री एंड फेयर नेविगेशन। युद्ध में कही गई बातों और उठाए गए कदमों से पूरी दुनिया में मंदी का खतरा मंडरा रहा है। डील पर डील हो रही है। अब देखिए, अमेरिका ने रूस, वेनेजुएला और ईरान को अपना तेल बेचने की इजाजत दे दी है, जबकि पहले इनमें तेल खरीदने वालों को टैरिफ के डंडे से पीट रहे थे। वहीं इसके पीछे कोई डील तो नहीं है। 2 अप्रैल को 25 मिनट के भीतर अमेरिका में 550 अरब डॉलर के वारे न्यारे हो गए। वजह ट्रंप के कुछ बयान। अप्रैल महीने तक युद्ध में अमेरिका के 6.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। वहीं दुनिया के 95 देश युद्ध की वजह से पेट्रोलियम के दाम बढ़ा चुके हैं। कच्चे तेल के दाम तो $100 प्रति बैरल तक पहुंच चुके हैं। 19 मार्च को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और जॉर्डन को लगभग $23 बिलियन के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। ये भी एक डील है। हमने यही बताने की कोशिश की है, जैसे डर के आगे जीत है, वैसे ही युद्ध के पीछे डील है।